हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की गणितीय भौतिकी की कक्षा 10 में आपका स्वागत है। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सदिश क्षेत्र को परिभाषित किया था, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को परिभाषित किया है और सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की हमने परिभाषा लिखी थी, लिमिट dv टेंड्स टू 0 पाई अपॉन dv। ठीक है, अल्पांश आयतन से निकलने वाला फ्लक्स क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो हम यही परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला था कि क्या चाहिए अपन को? फाई चाहिए। तो फाई के लिए हमने एक क्यूब बनाया था और ये आपकी u1 एक्सिस, u1 वक्र या फिर u1 निर्देशांक अक्ष। ठीक है, ये आपकी थी u2 निर्देशांक अक्ष और ये आपकी u3 निर्देशांक अक्ष। इसको बीचों बीच में कोई सदिश क्षेत्र अपने पास ए वेक्टर हमने मान लिया था। ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला था कि ये आपकी u1 है, तो ये टोटल कितनी होगी? डेल u1 dl1। ठीक है, dl1 कितनी होगी यहाँ पर अपने पास? h1 du1। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी और ये पृष्ठ हमने नाम दे रखा था, ये पॉइंट ओ ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, देख लेने एक बार नाम आपके मिला लेना, ई एफ जी। अब मैं बात करूं आपसे कि आपके पास सदिश क्षेत्र, ठीक है, लिखेंगे। पहले सदिश क्षेत्र की बात करके अपने पास सदिश क्षेत्र क्या होगा? लांबिक वक्र रेखीय रेखीय निर्देश तंत्र में निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र क्या होगा? वेक्टर फील्ड इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास? ए वेक्टर बराबर के a1 e1 कैप प्लस a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप। इक्वेशन नंबर मैंने बोल दी 1। ठीक है, वो कल जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दी थी वो हमने डेफिनेशन में दी थी। आज मैं दोबारा से प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ में मैंने वापस इक्वेशन नंबर 1 दे दी है। ठीक है, अब ये आपके पास सदिश क्षेत्र आ गया जो ए वेक्टर का मान होगा। ठीक है, u1 की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? a1, u2 की डायरेक्शन में a2, u3 की डायरेक्शन में a3। इकाई सदिश e1 कैप e2 कैप e3 कैप, ये अपन ने कल लिख लिया था। ठीक है, वहीं से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आयतन अल्पांश क्या होगा? आयतन अल्पांश, हाँ, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है वो एक बार कल की क्लास देखकर आए। s3 डेल u1 डेल u2 डेल u3, ये क्या होगा आपके पास? आयतन अल्पांश। अच्छा, h1 h2 h3 du1 du2 और ये आपका du3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास निकल के आ गई है। अब यहां से मैं इसको हटा देता हूं, अपन को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ये आपकी डायरेक्शन है u3 वाला। ठीक है, हम इसी से काम करेंगे, बाकी की तो सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है, तो मैं बात करूं ए पृष्ठ। ठीक है, ये आयतन अल्पांश क्या होगा? वॉल्यूम एलिमेंट। यहाँ पे देखो, सरफेस ए बी सी डी, ठीक है, से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, पृष्ठ ए बी सी डी से निर्गत फ्लक्स
ठीक है, लिखो फ्लक्स आउट फ्रॉम सरफेस ए बी सी डी कितना होगा, मैंने बोला इसको फाइव डैश, कितना होगा ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, ए वन, ठीक है, ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, ए वन, और डी एस कौन सा होगा यहाँ पर, कौन सा होगा, एच टू एच थ्री डी यू टू डी यू थ्री, एच टू एच थ्री, अच्छा एक बार वो लिख देता हूं मैं आपको, कौन सा होगा, ए वन डी एल टू डी एल थ्री, ठीक है, प्लस ये जो ए वेक्टर है ये आपके सेंटर पे माना हमने, ठीक है, तो यहां से लेके इसके सेंटर से लेके इस दीवार तक पहुंचने में, इस वॉल तक पहुंचने में कितना चेंज होगा, ठीक है, तो वो चेंज कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2, ठीक है, डेल ए वन अपॉन 1/2 डेल ए वन अपॉन किस में चेंज हो रहा है, डेल यू वन में चेंज हो रहा है, ठीक है, किस में चेंज हो रहा है, डेल यू वन में चेंज हो रहा है, और यहां पर कितना आ जाएगा, डी यू वन, ठीक है, ये क्या आया है आपका अपने पास, ये क्या आया है आपके पास, वेक्टर कंपोनेंट आया है जो आपके इस सरफेस पे होगा, समझ रहे हो, कि ये क्या है आपके पास सदिश घटक है जो कहां होगा, इस वाले पृष्ठ पर होगा, कौन से पर, ए बी सी डी, ठीक है, इससे बाहर निकलेगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये वेक्टर कंपोनेंट इनटू आपका सरफेस एलिमेंट, ये डी एल टू डी एल थ्री, ठीक है, ये क्या है आपके पास सदिश घटक है, एक वेक्टर कंपोनेंट है, इसको अपन ने डीएल टू डीएल थ्री से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा जो इस सरफेस से निकलेगा, इस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, एक तो ये और एक यहां से जितना इसमें चेंज हुआ वो, ठीक है, तो इसको मैं कितना लिख दूंगा, फाइव डैश बराबर के ए वन एच टू एच थ्री डी यू टू डी यू थ्री प्लस 1/2, ठीक है, डेल ए वन डेल यू वन, इनको चेंज करोगे यू टू यू थ्री में तो एच टू एच थ्री डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री, ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, फाइव डैश आ गया, ठीक है, अब यहीं पे मैं बात करूं पृष्ठ ओ ई एफ जी पर आने वाला फ्लक्स, ठीक है, दिख रहा है आपको, पृष्ठ ओ ई एफ जी पर आने वाला फ्लक्स, ठीक है, कितना होगा, मैंने उसको डिनोट कर दिया किससे, फाइव डबल डैश से, ये तो एच टी रहेगा, ए टू एच टू एच थ्री डी यू टू डी यू थ्री, अब देखो ए वेक्टर की हमने डायरेक्शन क्या बोली है, ए वन की, ई वन क्या, ठीक है, तो इधर जो जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, डायरेक्शन के लिए मैं क्या ले लूंगा, माइनस साइन, ठीक है, और कितना हो जाएगा ये आपके पास 1/2 डेल ए वन एच टू एच थ्री डेल यू वन डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री, एज इट इज, जो चेंज जो इसमें हुआ था, जो चेंज इधर जाने में हुआ, जितनी दूरी तय करने में उतनी ही दूरी इधर तय करोगे, सेम चेंज होगा, ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, इस वाली सरफेस पर एक तो इस वाली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स और इधर वाली सरफेस पर, अच्छा सॉरी, इधर वाली जो सरफेस है उस पर आने वाला फ्लक्स, ठीक है, ये आ गया अपने पास, दोनों की डायरेक्शन कैसी, इधर से निकल रहा है तो इधर से आ रहा है तो सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो अब हम बात करें, अच्छा डायग्राम की जरूरत पड़ेगी क्या, ठीक है, एक चीज समझानी है, पड़ेगी, हाँ इसको लिख लेना, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपसे एक चीज बता दूं फिर मैं डायग्राम मिटा दूंगा, क्या कह रहे हैं हम, कि देखो यहां पर आने वाला फ्लक्स, ठीक है, हम बात करेंगे कि u1 की दिशा में परिणामी फ्लक्स कितना होगा,
तो ये जो 5 जो हमने बोला, ये तो इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स है, ठीक है। और ये जो है इस पे आने वाला फ्लक्स है, इसके कारण टोटल कितना फ्लक्स होगा, उसके लिए क्या करेंगे, जो आउटगोइंग है उसमें से इनकमिंग को घटा देंगे, ठीक है। जो आउटगोइंग फ्लक्स है उसमें से इनकमिंग को घटा दो, तो इसके कारण जो परिणामी फ्लक्स है अपने पास सिर्फ वही बचेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं मैं, U1 की दिशा में परिणामी फ्लक्स, ठीक है। अब जरूरत नहीं है इसकी, अब डायग्राम को हम मिटा सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी दिक्कत आपको इसलिए हो रही होगी क्योंकि U1 U2 U3 चल रहे हैं। अगर XYZ में होता तो आपको अब तक समझ में आ चुका होता, मुझे इतनी ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैंने बोला था कि कल में जो आपका फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है उसको एक बार देख के आओ। कितना होगा U1 की दिशा में, फाई बराबर के, जो आउटगोइंग है कितना है आउटगोइंग, फाई डैश में से क्या करो, फाई डबल डैश को घटा दो, फाई डैश में से फाई डबल डैश को घटा दो, तो कितना बचेगा अपने पास, फाई बराबर के, देखो लिख देता हूं एक बार, A1 H2 H3 DU2 DU3 प्लस 1/2 डेल A1 अपॉन डेल U1 H2 H3 DU1 DU2 DU3 माइनस A1 H2 H3, ठीक है, A1 H2 H3 और DU2 DU3 माइनस कर रहे हैं अपन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 डेल A1 अपॉन डेल U1 H2 H3 DU1 DU2 DU3, ठीक है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला कैंसिल सेम है, और ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा अपने पास परिणामी फ्लक्स फाई, 1/2 प्लस 1/2 1, ठीक है। तो कितना बचेगा अपने पास, डेल A1 अपॉन डेल U1 H2 H3 DU1 DU2 DU3, ठीक है। तो ये अपने पास परिणामी फ्लक्स कौन से में आया है, ये कौन से में आया है, इससे आया अपने पास U1 की दिशा में, ठीक है। सबको क्या करोगे, 1 लगा देंगे इसमें अपन पूरे में, ठीक है, 5 1 डैश 5 1 डबल डैश, ठीक है। सभी में जहां भी अपन ने 5 1 लिखा है 5 1 डैश 5 1 डबल डैश, और ये पूरा अपने पास क्या आएगा 5 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार लिखो अगली लाइन में, अच्छा इंग्लिश वाले इसको लिखेंगे, रिजल्टेंट फ्लक्स इन डायरेक्शन ऑफ U1, ठीक है। ये परिभाषा है, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी काम आएगी इसलिए मैंने मिटाया नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको छाप दो फटाफट। जब मैथमेटिकल की क्लासों को जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आपके दिमाग में नहीं जाने वाली, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे, ऐसे मूवी देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूं, इसी प्रकार सिमिलरली क्या होगा, U2 की दिशा में परिणामी फ्लक्स कितना आएगा, देखो 5 1 है तो यहां पर कितना है, डेल A1 H2 H3 अपॉन U1, तो 5 2 कितना आ जाएगा, डेल A2 H1 H3 अपॉन डेल U2, ये DU1 DU2 DU3 है, तो ये वापस से आपके तीनों के तीनों DU1 DU2 DU3 एज इट इज, ठीक है। और ये U3 की दिशा में रिजल्टेंट फ्लक्स इन डायरेक्शन ऑफ U3,
U3 की दिशा में परिणामी फ्लक्स, ठीक है, कितना होगा, फाइव थ्री डेल A3, देखो, ठीक है, फाइव थ्री, तो यहाँ पर कितना जाएगा सीधा, A1 की जगह पर A3 H1 H2, ठीक है, सिमिलरिटी समझना अपन, A1 H2 H3, यहाँ पर U2 था, फाइव टू था, तो A2 H1 H3, 2 को छोड़ के यहाँ पर A3 H1 H2, 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है, अपॉन डेल U3, और ये आपके पास du1, सर ये कहाँ चला गया सर, यहाँ पर H3 आना चाहिए था, जो वो इसका जो अपन लिखोगे DL1, कितना होता है DL1 H, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखते हैं आप H1 H2 H3, ठीक है, इसको कितना लिखते हैं DL1 कितना होता, H1 डेल U1, H1 से वो H1 अपन का कैंसिल हो गया, यहाँ पर H2 डेल U2, तो H2 से H2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर H3 से H3 वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दिख रहा होगा, ये आ गया अपने पास रिजल्टेंट फ्लक्स इन डायरेक्शन ऑफ U3, तो ये टोटल फ्लक्स आ गया अपने पास, तीनों को क्या कर दें, जोड़ देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है, तो लिखेंगे अपन, इक्वेशन कितनी हो गई थी अपने पास, 1 2, इसको दे दूंगा मैं 3 4 एंड 5, ठीक है, तो अब बात करें हम, अपने पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया अभी, है ना, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, अतः सो नेट फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स आपके पास, फाइव बराबर के फाइव वन प्लस फाइव टू फाइव थ्री, समीकरण 3 4 व 5 से मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 4 और 5 से मान रखोगे तो कितना बनेगा ये, देखो, फाइव बराबर के डेल A1 अपॉन डेल U1 H2 H3 du1 du2 du3 प्लस डेल A2 H1 H3 अपॉन डेल U2 du1 du2 du3 प्लस डेल A3 H1 H2 बटे डेल U3, कितना आएगा, du1 du2 du3, ठीक है, और यहां से मैं बात करूं, ये मैंने मान रख दिए सीधे सीधे, ठीक है, अब देखो, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें, तो मैं चेक कर लेता हूँ, A1 H2 H3 A2 H1 H3 A3 H1 H2, ठीक है, यहां से मैं क्या करूं, du1 du2 du3 du1 du2 du3 du1 du2 du3, राइट हैंड साइड पे कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, कितना बनेगा, फाइव बराबर के डेल A1 H2 H3 बटे डेल U1 प्लस A2 H1 H3 बटे डेल U2 प्लस डेल A3 H1 H2 बटे डेल U3 du1 du2 du3, ठीक है, ये अपने पास बन के आ गया, अब एक काम करूं मैं यहां पर, दोनों तरफ देखो, फाइव वन क्या किया, दोनों तरफ क्या करूं, डीवी का भाग दे दूं,
ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं डीवी का भाग दे देता हूं तो क्या बनेगा, देखो, डिवाइड डिवाइड बाय डीवी बोथ साइड, दोनों तरफ डीवी का भाग देने पर ये बना मेरे पास 5/dv। ठीक है, डीवी का मान समीकरण 2 में हमने क्या रखा था, याद होना चाहिए, कितना था, अभी बताएंगे, डेल A1 H2 S3 बटे डेल U1 डेल A2 H1 S3 बटे डेल U2 प्लस डेल A3 H1 S2 बटे U3, और यहाँ पर आपके पास DU1 DU2 DU3। कोई दिक्कत है, दोनों तरफ डीवी का भाग दे दिया। ठीक है, अब मैं यहां से क्या करता हूं, डीवी का मान समीकरण 2 से रख देता हूं। डीवी क्या था समीकरण 2 में, H1 H2 S3 डेल U1 सॉरी DU1 DU2 DU3। ठीक है, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 2 से आप मान रखोगे तो कितना बनेगा, अभी इधर नहीं रखना मान, इधर मान नहीं रखना, ये तो परिभाषा बना रहे वही है। ठीक है, 1/H1 H2 S3। ठीक है, DU1 DU2 DU3, A1 डेल A1 H2 S3 अपॉन डेल U1 प्लस डेल A2 H1 S3 बटे डेल U2 प्लस डेल A3 H1 H2 बटे डेल U3, और कोष्टक के बाहर क्या है गुना में, यहाँ पर क्या है, DU1 DU2 DU3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, DU1 DU2 DU3 से क्या हो जाएगा, ये DU1 DU2 DU3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 5/dv कितना आया, 1/H1 H2 S3। ठीक है, कैंसिल हो गया उधर से, तो ये बच्चा अपने पास डेल A1 H2 S3 बटे डेल U1 प्लस डेल A2 H1 S3 बटे डेल U2 प्लस डेल A3 H3 सॉरी डेल A3 H1 H2 बटे डेल U3। ठीक है, अपने पास 5/dv बन गया है, कितना, ये। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो एक बार बैक करके वापस देख लेना, अब वो क्लास वाला नहीं कह सकता, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो पूछो फटाफट। ठीक है, वही आदत है अभी भी। तो देखो, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करूं, देखो परिभाषा में क्या कह रहा है, लिमिट डीवी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, मैं क्या करूं, दोनों तरफ लिमिट डीवी टेंड्स टू जीरो ले दूं, तो यहां पर कहीं तुम्हें डीवी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, सिर्फ यही दिख रहा है आपको डीवी, तो क्या होगा, लिमिट डीवी टेंड्स टू जीरो लेने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे टेकिंग लिमिट डीवी टेंड्स टू जीरो, क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट डीवी टेंड्स टू जीरो 5/dv, और ये आपकी आरएचएस एज इट इज। ठीक है, इसको लिख लेना, याद हो जाएगा लिखने के बहाने ही, याद रखना पड़ेगा अपन को। S3 बटे डेल U2 प्लस डेल
A3H1H2 बटे डेल U3। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास, लिमिट डीवी डेल डीवी टेंस टू 0 5 अपॉन डीवी कितना बन गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, सो अतः फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस की परिभाषा से क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कितना बन गया, 1/H1H2H3, 1/H1H2H3 डेल A1H2H3 बटे डेल U1 डेल A2H1H3 बटे डेल U2 प्लस डेल A3H1H2 बटे U3। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गया, डाइवर्जेंस का बीजीय व्यंजक बन गया। इक्वेशन नंबर कितनी होगी थी, 2 3 4 5, इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे इसको अपन। ठीक है, हाँ, तो यहां से लिखेंगे इक्वेशन नंबर 6, समीकरण 6, वक्र लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, समीकरण 6 लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को व्यक्त करता है। इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का ये फॉर्मूला बन गया, ये अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने ये बात नहीं की है आपसे कि डाइवर्जेंस ऑफ, ये बार बार नहीं लिखना। हाँ, पिछली बार था एक बच्चा, क्या नाम था मुझे याद नहीं है, असलम अशरफ करके कुछ, तो जो मैं ऊपर चीजें लिखी रहने देता हूँ बात के लिए, वो बार बार उसने हर पेज पे लिख रखी है, नहीं वो नहीं करनी है अपन को। ठीक है, हर पेज पे मतलब यहां से लिखना चालू किया, वापस शुरुआत से यहीं से छापना चालू कर, वो नहीं करना अपन को। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, अभी मैंने सिर्फ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को ये प्रूव किया है, अभी मैंने डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर के डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये प्रूफ नहीं किया है। ठीक है, ये अभी प्रूफ अपन ने नहीं किया है, तो ये अपन प्रूफ करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए एक काम अपन और कर लेते हैं, छोटा सा ही है, क्या कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को अपन कार्टेशियन में, कार्तीय निर्देश तंत्र में, गोलीय में, बेलनीय में लिख देते हैं। ठीक है, वक्र रेखी में अपन को याद होना चाहिए, तभी लिख पाओगे वरना नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो देखो कार्तीय निर्देश तंत्र में, ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वक्र, यहां लिखोगे आप पूरा कार्तीय निर्देश तंत्र में कितना होगा, 1/H1H2H3, H1H2H3 के मान 1 1 1 कार्तीय में। ठीक है, डेल A1 की जगह पर कितना आएगा, AX, U1 की जगह पर डेल X, H2H3 के मान 1 प्लस डेल AY अपॉन डेल Y प्लस डेल AZ अपॉन डेल Z, ये अपन ने प्रूव किया था। ठीक है, और यहां से देखो मैंने बोला था शुरुआत में कि डाइवर्जेंस किसका निकलेगा, हमेशा सदिश क्षेत्र का निकलेगा। और कैसी प्राप्त राशि प्राप्त होगी, अदिश राशि। क्या यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप दिख रहा है, नहीं। क्या इसमें E1 E2 E3 कैप दिख रहा है, नहीं। ठीक है, तो आपसे प्रूव करने के लिए भी ये नहीं बोले कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कितना होता है, ये होता है प्रूव करो, या फिर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ज्ञात करो। आपसे प्रूव करने के लिए बोल देता है कि प्रूव करो
कि किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस एक अदिश राशि होता है। तो यही प्रूव करना है। यहां से अपन क्या कह सकते हैं, E1 E2 E3 खेप नहीं है, मतलब कि इकाई सदिश नहीं है, मतलब ये दिशा को व्यक्त नहीं कर रहा। ठीक है, इंग्लिश वाले समझ लो, आपसे बोल सकता है कि प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अपन क्या करेंगे, यही प्रूव करेंगे यहां तक का, और यहां से क्या बोलेंगे, इक्वेशन 6 डज नॉट रिप्रेजेंट एनी यूनिट वेक्टर, ठीक है, विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन, सो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये हम वहां पे लिख के आएंगे। ठीक है, हाँ। अब मैं बात करता हूं किसमें, बेलनीय में, बेलनीय निर्देश तंत्र में। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, 1/h1 h2 h3, h2 का मान 1/h1 h2, 1 रो 1, कितना होगा 1/रो, ठीक है। डेल, इसमें A1 रहने दो, या फिर चाहो तो आप ए रो कर दो, अपॉन डेल रो, ठीक है। U1 कितना है, रो ही है। H2 कितना है, रो। अब आप बार बार कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने इसको A1 ही रहने दिया, ठीक है। वरना बुक में देखो कहीं पे तो ए रो भी दिख सकता है। H2 का मान ए, सॉरी H2 का मान रो, प्लस यहां पर देखोगे तो डेल A2 अपॉन, चाहो तो आप यहां पर 5 लिख सकते हो, सॉरी रो 5 हो जाए, हाँ 5 लिख सकते हो। H1 H3 1 1, और यहां पर आप आओगे तो क्या होगा, डेल अपॉन डेल जेड, रो 5 और जेड A3, और H1 H2 कितना हो जाएगा आपके पास, H2 का मान 1, ठीक है। और रो को अंदर मल्टीप्लाई भी करके देख सकता है कि यहाँ पे 1/रो हो, यहाँ पे 1/रो हो, यहाँ पर 1/रो होगा। रो ये कांस्टेंट होगा, जेड के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो रो कांस्टेंट होगा, तो बाहर आ जाएगा डिफरेंस। ये वाला रो बाहर नहीं आएगा क्योंकि रो का ही फंक्शन है, ठीक है। अगर इसको लिखोगे तो u इंटू वी से सॉल्व करना पड़ेगा पहले ये, ठीक है। अपन करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं बात करता हूँ गोलीय का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, 1/r² साइन थीटा। H1 का मान 1, H2 का मान r, H3 का मान r साइन थीटा, r² साइन थीटा, ठीक है। ये कितना होगा, डेल अपॉन डेल r, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास A1 r², H2 H3 r² साइन थीटा, प्लस डेल r थीटा और फाइव अपॉन डेल थीटा। A2 H1 का मान 1, H3 का मान r साइन थीटा, प्लस डेल अपॉन डेल फाइव, तो A3 H1 H2 r, H1 का मान 1, H2 का मान r, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, गोलीय निर्देश तंत्र में भी निकल के आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, यहाँ तो सिर्फ रो ही है इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ दूसरी फॉर्म क्या दिख सकती है आपको, अगर कहीं नोट्स या बुक में देखो तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, 1/r² साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 1/r² साइन थीटा। ये देखो A1 ए आर ही होगा, ठीक है, आर का फंक्शन होगा कुछ, r², तो आर का भी फंक्शन है तो ये बाहर नहीं आएगा, लेकिन साइन थीटा, क्या ये थीटा आर पर डिपेंड करेगा, नहीं, तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा डेल A1 r² अपॉन डेल r, प्लस यहां भी क्या आएगा आपके पास, 1/r² साइन थीटा, डेल अपॉन डेल थीटा। A2 बाहर नहीं आएगा क्योंकि थीटा के ऊपर फलन होगा, r थीटा का फंक्शन है, नहीं, बाहर आ जाएगा। कितना आएगा यहां से बाहर, r,
ये यहाँ पर कितना बचेगा a2 साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां से कितना बाहर आएगा, आर ही बाहर आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा आपके पास, डेल a3 बटे डेल फाइव, ये आपके पास बचा। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इधर एक आर से ये आर कैंसिल, ये आर से एक आर कैंसिल। तो ये आपके पास बचेगा, देखो, जो आपको याद रखना पड़ सकता है अगर आपको जो भी मैंने समीकरण नंबर 6 लिखा था वो याद नहीं है तो। वो याद है, H1 H2 H3 के मान याद है, U1 U2 U3 के मान याद है, और E1 कैप E2 कैप E3 कैप जरूरत नहीं पड़ी इसमें तो, ठीक है। H1 H2 H3 U1 U2 U3 इनके मान याद है तो आप सीधा लिख दोगे। क्या होगा देखो, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल A1 आर स्क्वायर बटे डेल आर, प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा बटे 1 बटे आर साइन थीटा डेल A2 साइन थीटा बटे डेल थीटा, और यहां पर भी वापस आपके बचा 1 बटे डेल A3 बटे डेल फाइव। ये दिख जाए यहां से 1 बटे आर साइन थीटा कॉमन ले, तो एक ही बात है, इनको अलग दिखा दो, ठीक है। पर मेनली आपको यही दिखेगा, और ये खासकर अपन यूज करते हैं कहां पर, थर्ड ईयर में क्वांटम जहां पे सॉल्व करोगे वहां पर, ठीक है। तो बिना मैथमेटिकल के क्वांटम सॉल्व नहीं होनी, और बिना फर्स्ट यूनिट पढ़े आप 5 यूनिट के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इनको याद करना, या जो अपने समीकरण नंबर 6 लिखा था वो याद करना, और इनको 2-3 बार लिख लेना, ठीक है। इनको 2-3 बार लिख लेना खुद से, समीकरण नंबर 6 लिखना है, उसके बाद में ये लिखने की कोशिश करना, ये लिखने की कोशिश करना, और ये लिखने की कोशिश करना। इनको याद रटने की जरूरत नहीं है, रटना वो पड़ेगा अपन को, ठीक है। जो चीज रटने की मैं बोल रहा हूँ, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए कि रटना पड़ेगा, तो मैं साफ बोल देता हूँ कि रटना पड़ेगा, वरना भूल जाओगे, एग्जाम में अपन को निकालने का टाइम नहीं होगा कि पूरा डेरिवेशन करके निकालने बैठो, ठीक है। गोलीय निर्देश तंत्र की प्रॉपर्टीज पूछ ली तो वहां पे ये चीजें भी बतानी पड़ेंगी, ठीक है। चलो फिर, राधे राधे।